नमस्कार। संभव की ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट के जो थर्ड पेपर है उसको हम लेते हैं। और ये जो पेपर है फर्स्ट और सेकंड आपको मिल गए हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दी जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इसको आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। और इसके अलावा भी आपको थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन आप ये जब वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा कि अपने पेपर में कौन से टॉपिक्स आए हुए हैं और ये कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो इस बार कुछ क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है मेटाप्लेशिया क्या होता है। इसको सुनिए। देखिए, मेटाप्लेशिया का मतलब होता है, ये एक डेफिनेशन है सिंपल सी। मेटाप्लेशिया मेटाप्लेशिया में क्या होता है, देखो एक विभेदित कोशिका है, मान लीजिए एक क्या होती है, विभेदित कोशिका, विभेदित सेल है। ये विभेदित कोशिका एक कार्य के लिए विभेदित होती है। मतलब इसको पता है ये कोई स्पेसिफिक काम कर रही है। हमने क्या किया, जो ये कार्य करती है हमने इसकी मेमोरी से उस कार्य को हटा दिया। ठीक है, अब इसको नहीं पता है तो अब ये दोबारा विभेदित कोशिका किस में बदल गई, एक अविभेदित कोशिका में बदल गई। ठीक है, इसको बोलेंगे डी डिफ्रेंशिएटेड। क्या बोलेंगे इसको, डी डिफ्रेंशिएटेड। और ये क्या थी, डिफ्रेंशिएटेड। ये तो क्या थी, डिफ्रेंशिएटेड कोशिका थी। और इसका हमने क्या कर दिया, इसका हमने क्या कर दिया जो विभेदन था वो हटा दिया, तो इसको बोलेंगे डी डिफ्रेंशिएशन। और अब हमने क्या कर दिया, इसको नया विभेदन करवा दिया। मान लीजिए पहले ये सुनने का काम कर रही थी, अब ये देखने का काम कर रही है। तो ये क्या हो गई, इस बार विभेदन तो हुआ लेकिन दूसरा विभेदन हो गया। इसको बोलेंगे री डिफ्रेंशिएशन। क्या बोलेंगे, री डिफ्रेंशिएशन। और इस पूरी प्रोसेस को, किसको, डी डिफ्रेंशिएटेड, सॉरी डिफ्रेंशिएटेड कोशिका को री डिफ्रेंशिएशन करवाना या री डिफ्रेंशिएशन में लेकर जाना क्या कहलाता है, मेटाप्लेशिया कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है, संभावित रेखा चित्रों को परिभाषित कीजिए। फैट मैप्स क्या होते हैं। देखिए, फैट मैप्स का मतलब क्या होता है, ब्लास्टुला अवस्था में जो लेट ब्लास्टुला वाली कंडीशन होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स होती है, मान लीजिए ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसका डेवलपमेंट चल रहा है, इनकी सेल्स में सबको इस बात का पता चल जाता है कि उन्हें आगे चलकर कौन से अंग का फॉर्मेशन करवाना है। अब मान लीजिए आप इसमें कुछ कोशिकाओं को यहां से हटा देते हो, कुछ कोशिकाओं को यहां से हटा देते हो, तो हमें ये आगे चलकर जब पूरा जंतु बनेगा तो ये कोशिकाएं जिस उत्तक का, जिस अंग का निर्माण कर रही थी वो अंग है वो नहीं बनेगा, उसका फॉर्मेशन नहीं होता है उस जंतु में। इसको बोलते हैं फैट मैप्स। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ब्लास्टुला अवस्था में कोशिकाओं का फैट मैप्स तैयार कर सकते हैं। अभी आपको पता चल गया ना कि ये, मान लो उस जंतु के अंदर लेग्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि ये वाली कोशिकाओं का समूह किसका निर्माण कर रहे थे, लेग्स का निर्माण कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, धीरे धीरे सभी कोशिकाओं का एक मैप तैयार कर लेते हैं कि ये कोशिका आगे चलकर क्या करेगी, ये कोशिका आगे चलकर क्या करेगी, यहाँ वाली कोशिका आगे चलकर क्या बनाती है। इसे कहते हैं फैट मैप। नेक्स्ट आता है, भ्रूणकी के जनक कौन है, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। देखिए, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी वैसे तो हम अरस्तु को मानते हैं, ये कौन होते हैं, अरस्तु है। लेकिन मॉडर्न फादर जो एम्ब्रियोलॉजी है वो है वॉन बेयर को माना जाता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वॉन बेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं। देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ट्रांसजेनिक जंतु वो जंतु होते हैं जो, जिनके जेनेटिक फिनोमेना के अंदर, जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर हम कुछ चेंजेस करते हैं और उस चेंजेस के द्वारा ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी है, हमारा जो पूरा बॉडी बनता है वो हमारे जीन्स के ऊपर निर्भर करता है। जीन्स में कुछ चेंज होने की वजह से हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज है वो डेफिनेटली दिखाई देते हैं। जैसे कि एक न्यूड माइस है जिसके अंदर लॉस ऑफ हेयर्स का जो हमने मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंट किया था लॉस ऑफ हेयर का, जिसे न्यूड माइस बना था, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी बहुत सारे देखिए, जेनेटिक फॉर्मूला में चेंज करने से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाए गए हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, जीएमओ कहा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसको क्या कहते हैं, जीएमओ कहा जाता है।
तो जेनेटिक रूप से उनकी जेनेटिकली उसमें क्या होता है, डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, तो ये उसके अंदर आपको लिखना है। लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट आता है जाति आवर्तन नियम। देखिए इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, जाति आवर्तन नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोजेनेटिक लॉ, और साथ में इसको बोलते हैं रिकैप्सुलेशन थ्योरी, जो हिकल ने दी थी। इसको सुनिए। देखिए हिकल के द्वारा जो दी गई थी जाति आवर्तन नियम, वो नियम क्या कहता है? नियम बहुत सिंपल है, लेकिन ये 2-3 भाषा में दिया गया है, तो ये अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। रिकैप्सुलेशन थ्योरी क्या है, बायोजेनेटिक लॉ क्या है, जाति आवर्तन नियम क्या है। सब में एक ही बात है कि व्यक्ति वृत्तीय जो इतिहास है, व्यक्ति वृत्तीय इतिहास है, वो जाति वृत्तीय इतिहास को क्या करता है, रिपीट करता है, या उसका क्या करता है, पुनरावर्तन करता है। ये आपको याद रखना है। इंग्लिश में अगर हम लिखें तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ओंटोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी। ओंटोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी मतलब एक जाति का जब एक जंतु का जब विकास होता है, तो वो अपने जाति के पूरे विकास को दोहराता है, दोहरान करता है। तो ये हिकल द्वारा दिया गया था जाति आवर्तन का नियम। नेक्स्ट आता है मोरुला या तुतक और ब्लास्टुला को समझाना है। देखिए छोटा सा है, लेकिन ये क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है, तुतक क्या होता है, मोरुला क्या होता है, समझ लीजिए इसको। डेवलपमेंट के अंदर जाइगोट बनने के बाद में क्या होता है, उसमें विभाजन होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज, और हिंदी में कहा जाता है विदलन। इस विदलन से ये जो भ्रूण होता है, वो एक कोशिका से 2, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोशिका में बदल जाता है। इस 32 कोशिका की अवस्था को क्या कहा जाता है? मोरुला कहा जाता है, जो एक ठोस गेंद के समान होता है। ये तो मोरुला हो गया। और आगे चलकर कुछ कोशिकाएं क्या होती है, अपनी जगह को छोड़कर इस प्रकार से अंदर की तरफ वलित हो जाती है। इस प्रकार की संरचना बन जाएगी, जिसको हम नाम देंगे ब्लास्टोपोर। क्या नाम देंगे? ब्लास्टोपोर। और अंदर कुछ खाली जगह बन जाती है, कोशिकाएं दूर हट जाती है, और ये केंद्र कुछ ऐसी स्पेस बन जाते हैं, कुछ खाली जगह बन जाएगी, जिसको हम नाम देंगे ब्लास्टोसील। क्या नाम देंगे? ब्लास्टोसील नाम देते हैं। तो ये जो ब्लास्टोसील बनी है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्लास्टुला। क्या कहा जाता है? ब्लास्टुला कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य और आंतरिक निषेचन को परिभाषित करना है और इसके लाभ बताने हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। देखिए सिंपल सुन लीजिए। बाह्य निषेचन का मतलब ये होता है, एग और स्पर्म जो गैमेट्स होते हैं, जब उनका फ्यूजन शरीर से बाहर होता है, उसको हम बोलेंगे बाह्य निषेचन। मोस्टली ये पानी के अंदर होता है। और अगर इन्हीं दोनों गैमेट्स का फ्यूजन मदर की बॉडी में करवाया जाता है, तो इसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन। पहली बात तो ये कि छोटे जंतुओं में तो पाया जाता है बाह्य निषेचन। छोटे जंतु का मतलब क्या है? जो क्लासिफिकेशन में पहले आते हैं, क्लासिफिकेशन में उनका क्लासिफिकेशन या ओरिजिन पहले हुआ था इवोल्यूशन के दौरान, उनमें पाया जाता है बाह्य निषेचन। और दूसरे जंतुओं में जो उच्चतम प्राणी होते हैं, उच्च प्राणी होते हैं, ज्यादा विकसित प्राणी होते हैं, उनमें पाया जाता है आंतरिक निषेचन। अब देखिए फायदा क्या है। बाह्य निषेचन जिनमें होता है, उनको बहुत अधिक मात्रा में एग और स्पर्म को रिलीज करना पड़ता है। रीजन क्या है? क्योंकि बाहर चांसेस बहुत कम होते हैं दोनों के फर्टिलाइजेशन करने के। लेकिन आंतरिक निषेचन में चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं फर्टिलाइजेशन करने के। तो उसमें एग तो केवल एक ही बनता है, स्पर्म्स है वो मान लीजिए कि ट्रेवल करके उनको जाना पड़ता है, इसलिए स्पर्म्स के नंबर है वो ज्यादा होते हैं। दूसरा, इसके अलावा आपको पता है कि अगर गैमेट्स के नंबर अगर घट रहे हैं, इसका मतलब आप एनर्जी को भी क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। हमारी एनर्जी कुछ अमाउंट में स्टोर हो सकती है, जबकि उनमें एनर्जी है वो उनको ज्यादा लगानी पड़ती है। जिनमें आंतरिक निषेचन होता है, उनमें बेबी का डेवलपमेंट भी क्या होता है? आंतरिक ही होता है, या ऐसे अंडे में होगा जिनमें योक की मात्रा क्या होती है? ज्यादा पाई जाती है। और दूसरी बात यह कि इनमें चांसेस बढ़ जाते हैं, बेबी का बड़े होने की चांसेस वो
इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जबकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पूरा का पूरा सिस्टम है वो लार्वा पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो आपने पानी के अंदर एग और स्पर्म डाले हैं वो आगे चलकर एक जाइगोट बनेगा, जाइगोट एक लार्वा में बदल जाएगा और लार्वा बड़ा होकर अडल्ट में कन्वर्ट होता है, जैसा कि फ्रॉग में आप टेडपोल लार्वा के अंतर्गत पढ़ते हो, तो ये उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आप इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट आता है विदलन और उसके प्रकारों का वर्णन बताना है कि विदलन क्या होता है। देखिए विदलन को बोलते हैं हम क्लीवेज। विदलन जो होता है वो जाइगोट से शुरू होकर और जो जाइगोट होता है उसको लगभग मोरुला तक लेकर जाता है। इस विदलन की वजह से विदलन जो होता है वो मतलब इस प्रकार से सेंटर से, विदलन सेंटर से जाता हुआ इस जाइगोट को दो भागों में डिवाइड कर सकता है। ये ऊपर से नीचे या ये इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल और इसको बोलते हैं मेरिडोनियल क्लीवेज। इसके अलावा विदलन सेंटर से नहीं जाकर सेंटर के अलावा ऊपर से नीचे इस प्रकार से आ सकता है, या ये सेंटर के अलावा इस प्रकार से जा सकता है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको कहा जाता है वर्टिकल। तो इस प्रकार से कोशिकाएं क्या होती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार से जियोमेट्रिक रूप से जो सेल्स है वो क्या होती है, ग्रोथ करती है, बढ़ती है। तो ऐसे इसको हम विदलन कहते हैं। विदलन देखो कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक आता है रेडियल क्लीवेज, ठीक है, रेडियल क्लीवेज। उसके बाद में एक आता है बाइलेटरल क्लीवेज, या आप दूसरा आप ये कह सकते हो कि जो सुपरफिशियल क्लीवेज जो कीटों के अंदर पाया जाता है, सुपरफिशियल क्लीवेज। नेक्स्ट आता है जो टीलोलेसिथल एग्स में पाया जाता है। टीलोलेसिथल एग्स में जो मिलता है, इसके अंदर एक ये जो बनता है इसको बोलते हैं बिंब। तो बिंबकारी विदलन आप कह सकते हो, उसको बिंबकारी विदलन कह सकते हो, क्योंकि मेगालेसिथल एग्स में क्या होता है, योक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो ये बिंबकारी विदलन हो जाता है। इसको बोलते हैं डिस्कोइडल क्लीवेज, बिंबकारी विदलन। तो इस प्रकार से ये विदलन है, आप इसके टाइप्स है वो बता सकते हो। नेक्स्ट आता है इसके बाद में प्लेसेंटा क्या है, उसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन और मनुष्य में पाई जाने वाली प्लेसेंटा के बारे में आपको बताना है। देखिए प्लेसेंटा के कई प्रकार है, ओतकी के आधार पर प्लेसेंटा, माइक्रोविलाई के आधार पर प्लेसेंटा और संरचना के आधार पर प्लेसेंटा कितने प्रकार की होती है। तो कई प्रकार की जोंदरी प्लेसेंटा है ये। तो प्लेसेंटा क्या है, कितने प्रकार की होती है। प्लेसेंटा देखिए भ्रूण और मदर जो होती है, माता जो होती है, उनके उत्तकों से मिलकर बनी हुई, दोनों के उत्तक ध्यान रखना इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके उत्तकों से बनी हुई मिली हुई एक ऐसी संरचना होती है, एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे जो बेबी होता है वो पोषण करता है, न्यूट्रिशन करता है, और उससे वो रेस्पिरेशन करता है, उत्सर्जन करता है। तो सारी चीजें उनसे प्राप्त करता है और उत्सर्जित पदार्थ को वो उसमें डालता है। साथ में उसी प्लेसेंटा से वो इम्यून जो सेल्स होती है उसको भी वो ग्रहण करता है। इसके अलावा जो प्लेसेंटा है वो मनुष्य में अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। जैसे मान लीजिए ओतकी के आधार पर मनुष्य में अलग प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है, माइक्रोविलाई के आधार पर मनुष्य में अलग प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको इस प्लेसेंटा के अंदर मनुष्य में किस आधार पर कौन सी प्लेसेंटा आपसे पूछी जाती है, उसके आधार पर इसका पूरा आपको वर्गीकरण है वो याद करना, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ इसी के अंदर स्रावित होने वाले हार्मोन है। देखो दो हार्मोन स्रावित होते हैं प्लेसेंटा से, एक आता है रिलैक्सिन हार्मोन और एक आता है एचसीजी हार्मोन, जो आपको याद करना है। एक है रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, और एक आता है एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स और रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन जन्म के समय रिलैक्स करवाने का काम करता है मसल्स को, या जो बोन्स होती है, प्यूबिस की बोन्स होती है उनको, और एचसीजी है वो प्रेगनेंसी को इंडिकेट करने वाला हार्मोन्स है। इसके अलावा नेक्स्ट पूछा जाता है, क्वेश्चन आया कि संरचना विकास गतियां एपीबोली और एम्बोली क्या होती है। देखिए एपीबोली गतियां जो होती है उनसे एपी एक्टोडर्म का निर्माण होता है और मीजोडर्म का निर्माण होता है। एम्बोली जो गतियां होती है उनसे एंडोडर्म का निर्माण होता है। एम्बोली गतियों में क्या होता है, जो
मतलब जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो बाहर से गति करते हुए अंदर की ओर गति करते हैं। एम्बोलिक गतियां आगे इनवेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इनग्रेशन और डीलेमिनेशन, 3-4 प्रकार की वापिस हो सकती हैं। इनसे आगे चलकर वो एंडोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। बाकी बची हुई जो सेल्स है वो एक्टो और मेसोडर्म का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अंड झिल्लियां। प्राथमिक और द्वितीयक जो एग मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? देखिए, अंडे के बाहर पाई जाने वाली झिल्लियों को अंड झिल्लियां कहते हैं। ये अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होती है। प्राथमिक और द्वितीय झिल्लियां 2 प्रकार की होती है। तो इसमें योग सेक है, कोरियन झिल्ली है, ठीक है, और जोना पेलुसिडा है, ठीक है ना, जोना रेडिएटा है। तो इस प्रकार की झिल्लियां जो होती है इनको प्राथमिक और द्वितीयक आपको अलग अलग याद करना है कि प्राथमिक झिल्लियों में कौन सी आती है, द्वितीयक झिल्लियों में कौन सी आती है, और किस में क्या क्या इसमें उपस्थित होते हैं, कौन सी किस में झिल्लियां पाई जाती है, ये आपको पूरा इसके अंदर याद करना है। नेक्स्ट आती है आदि रेखा और हैंसन नोड क्या होता है? आदि रेखा को प्रिमिटिव स्टिक कहते हैं। जब आप मुर्गी का परिवर्तन पढ़ते हो उसके अंदर, मुर्गी के परिवर्तन के अंदर लगभग 72 घंटे के बाद में इस प्रकार से एक पतली स्टिक्स का फॉर्मेशन होता है, पतली नलिका का निर्माण होता है, जिसको हम आदि रेखा कहते हैं। जो ब्लास्टोमियर, जो मान लो जो ब्लास्टुला होता है वो आगे की तरफ इस प्रकार से गति करता है, वैसे ही यहाँ उसी के जैसा एक ऐसी पतली नलिका निकलती है। इस पतली नलिका के ऊपर एक कठोर इस प्रकार से एक सॉलिड ब्लैक कलर का सॉलिड आवरण होता है। इसी को क्या कहते हैं? हैंसन नोड कहते हैं। ये क्या कहलाता है? हैंसन नोड कहलाता है। तो ये है प्रिमिटिव स्टिक और हैंसन नोड, मुर्गी के परिवर्तन के अंदर आने वाली, बीच में आने वाली एक संरचनाएं हैं जो किसके समान होती है, किसके इक्वल होती है? ब्लास्टोपोर के इक्वल होती है, जो आगे चलकर पूरे एम्ब्रियो का एक्सिस निर्धारण करती है। यहाँ से उसका परिवर्तन होता है। ये मुर्गी के परिवर्तन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुक्राणुजन स्पर्मेटोजेनेसिस को समझाइए और शुक्राणु की संरचना को बनाइए। देखिए, पिछली बार oogenesis आ चुका है, इसलिए मतलब चांसेस ज्यादा है आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पूछे या oogenesis के अंदर आपको कुछ ना कुछ छोटे क्वेश्चंस पूछे। तो अगर स्पर्मेटोजेनेसिस आए तो आपको पता है oogenesis हो या स्पर्मेटोजेनेसिस हो, वो 3 भागों में बंटे होते हैं। मतलब इनको 3 कैटेगरी में हम बांटकर हम क्या कर सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो 3 कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले 1 नंबर है मल्टीप्लिकेशन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा आता है ग्रोथ फेज, और तीसरी आती है मैच्योरेशन फेज। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस में देखो क्या है, इसमें क्या होता है, एक जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स होती है उससे बहुत सारी प्रीमोडियल जर्म सेल्स है उसका निर्माण कर लेते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। अब ये सारी की सारी क्या होती है? 2n होती है, क्योंकि ये भी 2n है, क्योंकि प्रीमोडियल जर्म सेल्स क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। यहां से कोई एक क्या होती है? वैसे तो सारी जाती है, हम एक को आगे पढ़ते हैं। एक जो है वो बड़ी होकर अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वृद्धि प्रावस्था कहा जाता है। इस वृद्धि प्रावस्था में जो कोशिका आगे आती है उसमें क्या होता है? मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। एक कोशिका से 2, 2 से 4, कुल मिलाकर 4 कोशिकाएं हैं, उसका निर्माण हो जाता है। बनी हुई चारों की चारों कोशिकाएं क्या होती है? हैप्लॉइड होती है, और ये क्या कहलाता है? मैच्योरेशन फेज कहलाता है। ये कोशिकाएं क्या कहलाती है? स्पर्मटिड कहलाती है, स्पर्मटिड कहलाती है। और इनमें स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा सभी चारों कोशिकाएं किस में कन्वर्ट हो जाती है? कायांतरण के द्वारा शुक्राणु में कन्वर्ट हो जाती है या स्पर्म बना लेती है। अब आपको करना है शुक्राणु की स्ट्रक्चर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, शुक्राणु में हेड पाया जाता है, और हेड उसके बाद में मिड भाग के द्वारा आगे टेल में रूपांतरित हो जाता है, टेल में ये ऐसे खत्म हो जाता है। तो हेड, मिड और टेल। हेड में मोस्टली क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस, आगे एक्रोसोम पाया जाता है, ठीक है। और ये मिड भाग में मोस्टली क्या होते हैं? यहाँ बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल पाया जाएगा, और एक डिस्टल सेंट्रियोल यहाँ होता है, और ये क्या होता है? टेल होता है। और यहाँ मिड भाग में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा इसको मूवमेंट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं।
ये आपको संरचना इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट आता है एक्रोसोम अभिक्रिया और अंडे का सक्रियण क्या होता है। एक्रोसोम अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, इस एक्रोसोम स्ट्रक्चर के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो एंजाइम्स क्या करते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कोशिका के जो कोशिका सॉरी जो एग होता है उसको एग के बाहर मिलने वाली जो अंड झिल्लियां होती है उन अंड झिल्लियों के पाचन में सहायक होता है, ताकि उसको गलाकर उन झिल्लियों को गलाकर जो शुक्राणु का जो हेड होता है वो क्या कर सके, अंडे में प्रवेश कर सके। तो ये आपको इसके अंदर आपको बताना है। दूसरा, अंडे का सक्रियण आपको समझाना है कि किस प्रकार से अंडा है वो सक्रिय होता है। अंडे का सक्रियण का मतलब ये होता है कि जब तक यहाँ कोई एग है उस एग में जब तक मान लीजिए कि न्यूक्लियस नहीं आता है तब तक इसका ये जो सेकेंडरी मियोसिस वाला डिवीजन है, ये सेकेंडरी मियोसिस डिवीजन क्या रहता है, पोज रहता है। अगर आप oogenesis की बात करते हो तो ये क्या रहता है, एक बार रुका रहता है। ये पूरा कब होता है, ये पूरा उस समय होता है जब इसका न्यूक्लियस है वो इसके साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर जाता है। यहाँ कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से oogenesis की क्रिया है वो पूर्ण होती है। क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है कि oogenesis की क्रिया जो होती है वो 2 बार क्या होती है, पोज करती है, 2 जगह पे रुकी रहती है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। पित्तक जनन की क्रिया को विस्तार से समझाइए। देखिए, पित्तक जनन की क्रिया को मान लो कि ये जो वृद्धि प्रवस्था होती है oogenesis अगर आप पढ़ोगे, देखिए मैंने आपको बताया था कि oogenesis कंप्लीट टॉपिक आ चुका है, या तो इसका छोटा कुछ क्वेश्चन पूछेंगे या आपको पूरा कंप्लीटली स्पर्मेटोजेनेसिस पूछेंगे। आपको पूछा कि वाइटेलोजेनेसिस पित्तक निर्माण की क्रिया को समझाइए। तो जो वृद्धि प्रवस्था होती है oogenesis के अंदर, वहां क्या होता है, वृद्धि प्रवस्था को हम पित्तक जेनेसिस मान लीजिए कि एक तो आता है वाइटेलोजेनेसिस, पहली आती है प्री वाइटेलोजेनेसिस जिसके अंदर क्या होता है, पित्तक बनने से पहले के कार्य किए जाते हैं। और दूसरा आता है वाइटेलोजेनेसिस जहां पित्तक का निर्माण होता है। तो यहाँ तो पित्तक बनेगा। और प्री वाइटेलोजेनेसिस में क्या होता है, जैसे मान लो कि जो केंद्रीय पदार्थ होते हैं उनको डबल करना, साइटोप्लाज्म को डबल करना, उसको बनाना, ये सारे काम इसके अंदर करवाए जाते हैं। तो पित्तक कैसे बनता है, पित्तक कहाँ बनता है, कब बनता है, ये आपको वृद्धि प्रवस्था के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर लिख के आना है। नेक्स्ट आता है ब्लास्टुला के क्या कितने प्रकार होते हैं। देखिए, ब्लास्टुला जो है वो स्टीरियो ब्लास्टुला, ठीक है, प्रकार का हो सकता है। एक होता है स्टीरियोब्लास्टुला, सीलियोब्लास्टुला, स्टीरियोब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट और सुपरफिशियल ब्लास्टुला। तो ये कई प्रकार के ब्लास्टुला, डिस्कोइडल ब्लास्टुला भी होता है। तो ये कई डिस्क शेप का जो ब्लास्टुला बनता है, तो ये 3-4 प्रकार का होता है ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला के टाइप है, कौन से किस में क्या क्या पाए जाते हैं, ये आपको याद करना है, देखना है। मैं दोबारा बोल देता हूँ इनके नाम। एक तो आता है सीलियोब्लास्टुला, एक होता है स्टीरियोब्लास्टुला, दूसरा आता है डिस्कोइडल ब्लास्टुला, सुपरफिशियल ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट। तो ये इतने प्रकार के ब्लास्टुला है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, स्तंभ कोशिका स्टेम सेल्स क्या होते हैं, इनके प्रकारों के वर्णन। देखिए, स्टेम सेल्स आ गए हैं इसलिए स्टेम सेल्स पूरा पूछा जा सकता है, पूछा गया है तो ये दोबारा तो आएगा नहीं। टाइप है स्टेम सेल्स के, कितने प्रकार की स्टेम सेल्स पाई जाती है मैं वो बता देता हूँ। देखिए, स्टेम सेल्स आप इतना याद रखिए कि कुछ ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जो कभी खत्म नहीं होती है, कभी मरती नहीं है, इनकी संख्या कभी कम नहीं होती है। स्टेम सेल्स जो होती है वो कई प्रकार की हो सकती है। जैसे एक आती है टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, दूसरी आती है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, और एक आती है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, पूर्ण सख्त कोशिकाएं, बहुक्षम कोशिकाएं और अनेक क्षम कोशिकाएं, इनको हिंदी में कहते हैं। देखो, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स का मतलब ये हो गया कि ऐसी कोशिकाएं जो कुछ कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है, ऐसी कोशिकाएं जो कुछ कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है, जैसे कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, स्किन स्टेम सेल्स। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स ब्लड का निर्माण कर सकती है, स्किन स्टेम सेल्स स्किन का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है क्या वो स्किन का फॉर्मेशन कर सकती है? नहीं।
ये केवल स्किन का निर्माण कर सकती है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स केवल ब्लड का निर्माण कर सकती है। तो ये अनेक कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है, क्योंकि देखिए ब्लड में भी बहुत सारी सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स है, वो सारी चीजें इनका निर्माण कर सकती है, लेकिन ये स्किन की, आंख की, नाक की, कान की, इनका निर्माण नहीं कर सकती। फिर आता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। इनमें क्या होता है कि एक ग्रुप में मिलने वाली सभी सेल्स बहुत सारे अंगों का निर्माण करेगी, जैसे मान लो एक्टोड्रम। अब एक्टोड्रम में देखिए बहुत सारे एक्टोड्रम से बने हुए ऑर्गन्स होते हैं, एंडोड्रम और मीजोड्रम। तो मीजोड्रम वाली कोशिकाएं मीजोड्रम में किसी भी ऑर्गन का निर्माण कर सकती है, एक्टोड्रम वाली कोशिकाएं एक्टोड्रम में किसी का निर्माण कर सकती है। लेकिन क्या मीजोड्रम वाली कोशिकाएं एक्टोड्रम का निर्माण कर देगी? ना। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं प्लूरिपोटेंट। और लास्ट आता है टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब है कि उस कोशिका से आप किसी का भी निर्माण करवा लो, वो कर देगी। जैसे मान लो एक ही कोशिका, जैसे मान लो कि ब्लास्ट मान लो मोरुला अवस्था बनी या जाइगोट बना, उसमें जितनी भी अवस्थाएं होगी, जितनी भी सेल्स होगी, वो आगे चलकर सभी प्रकार के शरीर की सभी कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 19 और 20 नंबर है, क्लोनिंग को समझाना है, क्लोनिंग क्या है। और उसके बाद में पूछा गया है केंद्रक स्थानांतरण टेक्निक, न्यूक्लियर ट्रांसफर जो टेक्निक है, केंद्रक स्थानांतरण तकनीक, इसको समझाना है। देखिए ये हमने चैप्टर में पढ़ा भी था, किस प्रकार से केंद्रक स्थानांतरण टेक्निक है वो है। क्लोनिंग का मतलब क्या हुआ है, किसी एक जंतु के द्वारा, कोई भी एक जंतु है, उससे उसी प्रकार के दूसरे जंतु का निर्माण करना। मान लो ये एक जंतु है, इससे दूसरे जंतु का निर्माण करना जो इससे बिल्कुल ही मिलता जुलता होगा, हूबहू उसकी कॉपी होती है, उसको हम क्लोन्स कहते हैं। और ये क्लोन्स मुख्यतः केंद्रक स्थानांतरण टेक्निक के द्वारा करवाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, हम किसी एक जंतु की कोशिका ले लेते हैं और दूसरे जंतु की दूसरी कोशिका ले लेते हैं। अब एक कोशिका से हम क्या करते हैं, इसका न्यूक्लियस बाहर निकालते हैं और इसका भी न्यूक्लियस बाहर निकाल के इसके न्यूक्लियस को तो कर देते हैं खत्म, खराब कर देते हैं, मतलब इसको हटा देते हैं। और ये जो बिना न्यूक्लियस वाली कोशिका है, जिसमें केवल साइटोप्लाज्म है, उसका हम क्या करते हैं, जो दूसरा जो न्यूक्लियस हमने लिया है, उसका न्यूक्लियस यहाँ डाल देते हैं। मान लीजिए कि ये स्किन की सेल्स थी, ये आईज का न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये आईज का है और ये ईयर की सेल्स थी, दोनों अलग अलग सेल है। एक सेल तो थी ईयर की और एक थी आईज की। अब देख रहे हैं कि इसके अंदर लक्षण कौन सा प्रकट होगा, तो यहाँ जिसका आप डीएनए यूज करते हो, ये कोशिका आगे चलकर उसी का लक्षण प्रकट करेगी। तो हालांकि पूरी कोशिका ईयर की थी, लेकिन अब काम किसकी करेगी, वो आइस की तरह काम करना शुरू कर देगी। तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं, केंद्रक स्थानांतरण टेक्निक कहा जाता है। और ये क्लोनिंग में हेल्पफुल होती है। क्लोनिंग क्या है, आपने पढ़ी थी इयान बिलमुट वाली क्लोनिंग, उसके बाद में क्यूमुलस चुहिया है, उसका हमने बनाया था, बंदर का क्लोन बनाया था। तो वो सारी बातें आपको इसमें पढ़ के जानी है। नेक्स्ट आती है टेरेटोजन्स क्या होते हैं, नियोटेनी और पीडोजेनेसिस को समझाइए। देखो दोनों अलग अलग बातें हैं। टेरेटोजन्स क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ केमिकल्स पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, विकृतियां पैदा करते हैं। जन्म के समय शिशु जो होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं, दिखने में थोड़े से भद्दे पैदा हो जाते हैं, वो टेरेटोजन की वजह से होते हैं। इनको बोलते हैं टेरेटो जो जन होते हैं वो क्या करते हैं, डेवलपमेंटल डिफिकल्टीज पैदा कर देते हैं। डेवलपमेंट में क्या हो जाती है, बहुत सारी असमानताएं उत्पन्न हो जाती है, जिनकी वजह से शिशु जो होते हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब दिखने लग जाते हैं। इसको हम टेरेटोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है नियोटेनी और पीडोजेनेसिस क्या है। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, या तो नियोटेनी पूछे या पीडोजेनेसिस पूछे। तो मैंने एक क्वेश्चन में सबको इसीलिए समराइज किया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके तक क्वेश्चंस पहुंच सके। देखिए नियोटेनी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एग्स बनते हैं मदर और फादर से, ये एग से क्या बनता है, लार्वा बनता है, और ये लार्वा आगे चलकर क्या बनाता है, अडल्ट बनाता है, और दो अडल्ट वापस क्या करते हैं, एग्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये काम चलता रहता है। कभी कभी क्या होता है, लार्वा जो होता है वो क्या नहीं कर उसमें क्या होता है, मान लो किसी हार्मोन की कमी होगी, जैसे कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी, और इस थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या हुआ, इसका मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, लार्वा से अडल्ट का बनना, ये नहीं हुआ। ये नहीं हुआ तो लार्वा काफी दिनों तक तो वेट करता है, और उसके बाद में इसमें इसके शरीर में क्या होता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो
बनने शुरू हो जाते हैं और ये सेक्सुअली क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। सेक्सुअली मेच्योर होते ही इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या हो गया, नियोटेनी हो गया। इसको क्या बोलेंगे, नियोटेनी, या इसको हिंदी में कहा जाता है चीर भ्रूणता। क्या कहा जाता है, चीर भ्रूणता, नियोटेनी इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये लार्वा किसी दूसरे लार्वा को जन्म दे देता है एक लार्वा से, क्योंकि ये सेक्सुअली मेच्योर तो हो ही गया, हालांकि ये काम तो अडल्ट का होता है लेकिन कर कौन रहा है, लार्वा। तो अगर एक लार्वा के द्वारा दूसरे लार्वा को जन्म दे दिया जाता है जिसको कहा जाता है पीडोजेनेसिस, इसको क्या बोलेंगे, पीडोजेनेसिस, हिंदी में कहते हैं इसको सावक जनन। क्या कहते हैं, सावक जनन कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल बताता हूं। एक्सोलोटल लार्वा होता है, ठीक है, जो एम्फीबिया के अंतर्गत आता है। ये एक्सोलोटल जो लार्वा होता है वो सैलामेंडर का होता है। तो इसके अंदर जो पाया जाता है पीडोजेनेसिस देखा जाता है। इसके अलावा जो फेशियोला हिपेटिका है उसमें आपने देखा होगा, जैसे मीरासीडियम लार्वा, ये मीरासीडियम लार्वा आगे चलकर बनाता है स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट आगे चलकर बनाता है रेडिया, रेडिया आगे चलकर बनाता है सर्केरिया, और सर्केरिया आगे चलकर बनाता है मेटासर्केरिया। देखिए लार्वा हैं सारे, और एक लार्वा से दूसरा, दूसरे से तीसरा बन रहा है, तो ये कौन सा जनन हो गया, पीडोजेनेसिस जनन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विभेदन क्या होता है, विभेदन के प्रकार और इसकी क्रियाविधि को समझाइए। देखिए विभेदन मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। कोशिका का जो पहले कोशिका को कुछ पता नहीं होता है अर्ली ब्लास्टुला तक, उसके बाद में धीरे धीरे लेट ब्लास्टुला आती है, फिर गेस्टुला आती है, और वो जो कोशिका होती है वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इन तीन मतलब मुख्य जो सेक्शन होते हैं उनके अंदर वो विभेदित हो जाती है। विभेदित होने के बाद में एक विशेष प्रकार का काम करने वो लग जाती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम विभेदन कहते हैं। और ये जो विभेदन है वो कैसे होता है, पास वाली जो कोशिकाएं होती है वो प्रेरण के माध्यम से, इंडक्शन के माध्यम से दूसरी कोशिका को क्या देती है, सिग्नल देती है। अगर वो कोशिकाएं जो पास में होती है, अगर उसमें सामर्थ्य होता है, कॉम्पिटेंस होता है उस सिग्नल को ग्रहण करने का, तो वो क्या हो जाएगी, विभेदित हो जाएगी। अगर नहीं है, उसके अंदर ऐसी क्षमता नहीं पाई जाती है, तो वो विभेदित नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर आपको पूरा ये पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोनिक प्रेरण क्या है, वही बात दोबारा आगे देखिए। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है, एक कोशिका के समूह के द्वारा दूसरे कोशिका के समूह को क्या करना, प्रेरित करना किसी दूसरे प्रकार के अंग बनाने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। देखिए इस एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन आने की भी संभावना रहेगी। देखिए मान लीजिए ब्लास्टुला अवस्था में जो ब्लास्टोपोर बनता है, मान लीजिए ये अभी बना नहीं है ब्लास्टोपोर, आप इसको ऐसा समझ सकते हो, ये बहुत सारी सेल्स है। अब ये नीचे वाली जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं से कुछ सिग्नल है वो यहाँ वाली कोशिकाओं तक स्त्रावित या प्रेषित किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। यहाँ वाली कोशिकाओं से कुछ सिग्नल है वो यहाँ वाली कोशिकाओं को भेजे जाते हैं। इस सिग्नल की वजह से ये वाली कोशिकाएं एक्टिवेट हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, और वो क्या करती है, इस प्रकार से संरचनाओं का निर्माण कर लेती है। एक ऐसी अंदर से झुकी हुई संरचना का निर्माण करती है जिसको हम बोलते हैं डोर्सल लिप। क्या कहते हैं, डोर्सल लिप कहते हैं। तो नीचे वाली कोशिकाओं ने जिन्होंने सिग्नल दिया था, ये कोशिकाएं तो होती है एंडोडर्म की, और जिन कोशिकाओं को इन्होंने सिग्नल दिया था वो कोशिकाएं होती है मेसोडर्म की। ठीक है, एंडोडर्म और मेसोडर्म की कोशिकाएं होती है, और ये कोशिकाएं ने इन्होंने सिग्नल दिया और इन्होंने किसका निर्माण कर लिया, डोर्सल लिप का निर्माण कर लिया। तो एंडोडर्म की जो कोशिकाएं मेसोडर्म को सिग्नल देती है उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, न्यूकुप सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूकुप सेंटर। न्यूकुप सेंटर क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। न्यूक्लियर सेंटर साइंटिस्ट के नाम पर है। एंडोडर्म की वो कोशिकाओं का वो समूह जो आगे चलकर मेसोडर्म की कोशिकाओं को डोर्सल लिप बनाने के लिए, ब्लास्टोपोर बनाने के लिए प्रेरित करती है। इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन भी कहा जा सकता है, या इस सेंटर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर सेंटर कहा जाता है। ठीक है, ये आप इसके अंदर लिख सकते हो। पुनरुत्भवन क्या होते हैं,
जरा विज्ञान क्या है। दोनों अलग अलग है टॉपिक तो, लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। पुनरुत्थान भवन क्या होता है। पुनरुत्थान भवन देखिए क्या होता है कि जंतु के शरीर में टूटे हुए क्षतिग्रस्त जो अंग होते हैं, वो उनका वापिस आना, उनका दोबारा बनना क्या कहलाता है, पुनरुत्थान भवन कहलाता है। अब पुनरुत्थान भवन कई प्रकार का होता है। पुनरुत्थान भवन छोटे जंतुओं में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और धीरे धीरे जंतु जब कम हो जाते हैं, मतलब जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ऑर्गेनिज्म जितने ज्यादा जटिल हो जाएंगे, उतना ही पुनरुत्थान भवन की क्षमता है वो कम हो जाती है। जैसे अभी हमारे शरीर में लीवर में पुनरुत्थान भवन की क्षमता पाई जाती है, किडनी में पाई जाती है, और घाव भरने की क्षमता जो है वो पुनरुत्थान भवन में आती है। इसके अलावा हमारे अंदर पुनरुत्थान भवन बहुत कम पाया जाता है। लेकिन छोटे जंतु में जैसे सिलेंट्रेटा है, टिनोफोरा है, इनके अंदर क्या होता है, पुनरुत्थान भवन की क्षमता ज्यादा होती है। छिपकलियों में आपने देखा होगा टूटी हुई पूंछ का दोबारा आ जाना, ये पुनरुत्थान भवन का उदाहरण है। स्टार फिश में आपने देखा होगा भुजा जो टूट जाती है वो दोबारा बन जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसे हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, उसमें ऐसा होता है कि जितने आप उसके शरीर के टुकड़े करते हो, उतने के उतने नए जीव बन जाते हैं। तो ये सबसे मतलब विकसित प्रकार की पुनरुत्थान भवन की क्षमता मानी जाती है। इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जरा विज्ञान क्या है। इसको टेरेटोलॉजी कहते हैं। जरा विज्ञान का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट के समय किसी भी प्रकार की विकृतियां आने की वजह से, या किसी चीज की कमी रहने की वजह से जीव के शरीर में अनेक प्रकार की विकृतियां आने लग जाती है, दिखाई देने लग जाती है, और व्यक्ति कुरूप बन जाता है। जैसे अंगुलियों का ज्यादा होना, अंगुलियों का कम होना, हाथ का ज्यादा होना, एक हाथ का कम होना, हाथ का छोटा होना, पैरों का छोटा होना, पूरे पैर नहीं बनना, मान लो हाथ यहाँ तक बन गए फिर आगे वाले नहीं बन पाते हैं। तो ये सारे क्या, जिनको इस पूरी सिस्टम को हम जिस विज्ञान में पढ़ते हैं उसको जरा विज्ञान कहते हैं, टेरेटोलॉजी कहा जाता है। और ये जिनकी वजह से होता है उनको टेरेटोजन्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने इस पूरे पेपर में आपने पढ़ी, किस प्रकार से कौन से जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है इस पेपर में। पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी, और आप इनको अच्छे से पढ़िए इन टॉपिक्स को। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको भी लगते हैं, उनको भी आप अच्छे से पढ़िए, और इसको भी पढ़ने के बाद में आप थोड़ा सा मेमोराइज कीजिए और इसको पढ़िए, ताकि आपको कुछ फायदा मिले इसमें से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो। बाकी मेरी शुभकामनाओं के साथ में मैं आपको मतलब कहता हूं कि आप बहुत अच्छे से अपना पेपर धैर्य के रूप में अपना पेपर दीजिए, अच्छे से पास होइए, नंबर बनाइए। मैंने आपको पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं। मैं ये चाहता हूं कि उन वीडियो से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो, आप अच्छे से पढ़ें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार दो बार ज़रूर देखें, ताकि आप, हमारा इतना सा इंटेंशन है कि आपको टॉपिक जो है, चाहे वो ऑनलाइन का बच्चा हो या ऑफलाइन का स्टूडेंट हो, टॉपिक आपको समझ में आए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप उनके बारे में, अगर आप फंडामेंटली उसको आप समझ लेते हैं तो आप उसमें 4 बातें और ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप नहीं कर सारे, देखो टॉपिक आपको आधे पौन घंटे में समझाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको बता सकते हैं, तो आपको गाइड कर देंगे तो आप उसमें से और आप पढ़ सकते हो। बाकी हमारे पूरे वीडियोज़ के जो लेक्चर्स हैं वो आपको हमारे ऐप्स पे मिल जाएंगे।